हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज के लेक्चर में हम टर्नर सिंड्रोम देखने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 में सब टॉपिक 9.4 के अंदर हमें क्रोमोसोमल एब्रेशंस देखना था, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। और अब हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में एक एक करके सारे सिंड्रोम्स को देख रहे हैं। तो टर्नर सिंड्रोम आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम के इंट्रो को अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप बताएंगे कि टर्नर सिंड्रोम एक किस तरह का बीमारी है। तो ये एक सेक्स क्रोमोसोमल एबरेशन है। सबसे पहले अभी सेक्स क्रोमोसोमल एबरेशन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। क्रोमोसोमल एबरेशंस के हमने दो टाइप देखे थे, एक सेक्स क्रोमोसोमल एबरेशन और एक ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एबरेशन। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम में जब गड़बड़ी होती है तो डिफरेंट टाइप्स के हमें डिजीजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक टर्नर सिंड्रोम है। ठीक है, तो ये एक सेक्स क्रोमोसोमल एबरेशन है। ये क्यों होता है? जब एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल्स में से मिसिंग होता है। आपको पता है कि फीमेल्स का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है दोनों एक्स होता है। अगर एक एक्स मिसिंग हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, और ये क्यों होता है? ये दो कारणों से हो सकता है। पहला कारण है नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स एक्स क्रोमोसोम, दूसरा कारण है नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम। दोनों में से कोई भी केस हो तो ये होगा। अभी एक्स एक्स और एक्स वाई का नॉन डिसजंक्शन क्या होता है मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। पहले ये देख लेते हैं कि इसकी खोज जो है हेनरी टर्नर ने 1938 में की थी। और पेशेंट्स जो होती हैं वो जनरली फीमेल्स होती हैं, फिनोटाइपिकली मतलब देखने में वो फीमेल्स की तरह उनका अपीयरेंस होता है, लेकिन उनके पास सिर्फ एक फंक्शनल एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। ठीक है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स एक्स और नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स वाई दोनों के कारण हो सकता है टर्नर सिंड्रोम। कैसे हो सकता है ये देखते हैं। ये एक मदर का सेक्स कंपोजिशन है और ये फादर का सेक्स क्रोमोसोम कंपोजिशन है। ठीक है, अब जब ओवरी बनता है, जब कोई फीमेल अपने मदर के वूम्ब में होती है उसी टाइम उसका ओवरी बन जाता है। तो ओवरी बनने के टाइम होना ये चाहिए था कि एक एक्स इसमें जाना चाहिए था, एक एक्स इसमें जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो करके दोनों एक्स एक ओवरी में चला जाए, एक एग में चला जाता है, एक सेल में, और एक सेल में खाली रह जाता है। अगर ये कंडीशन हो और फादर का जो स्पर्म बना हो वो नॉर्मल हो तो हमें देखिए इतने सारे आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं। सुपर फीमेल का मिलेगा जब ये दोनों एक्स के साथ फादर का एक्स आके मिल जाएगा, तब सुपर फीमेल मिल जाएगा। अभी मदर का दोनों एक्स के साथ आके फादर का वाई मिल जाएगा तो क्लाइनफिल्टर हो जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर ये एक एक्स खाली है, कुछ नहीं है, और फादर का एक्स सिर्फ रहे तो टर्नर सिंड्रोम। वैसे ही उल्टा केस इसमें हो सकता है, जब फादर का एक्स वाई का डिसजंक्शन ठीक से ना हो तो फादर के एक स्पर्म में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं रहेगा। ठीक है, और जब मदर का एक्स क्रोमोसोम मिलेगा और फादर का वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा तो भी टर्नर सिंड्रोम देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ भी वही केस है, मदर का एक्स है फादर का नहीं है, तो दोनों केस में हमें टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है। और यहाँ पे तो डेथ भी हो सकती है अगर सिर्फ वाई क्रोमोसोम रहे, यानी जिंदा रहने के लिए एक्स क्रोमोसोम काफ़ी है लेकिन ठीक से शरीर का विकास नहीं होता है। आइए अब सिम्टम समझ लेते हैं कि कैसे पहचान होगी। आंसर में हम आगे सिम्टम्स लिखेंगे। ये बेसिक एक डायग्राम है, आपको याद करना है और कोशिश करना है बनाने का। बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल से 30 से 35 सेकंड लगेंगे आपको ये ड्रॉ करने में, और फिर आपको इसमें सब कुछ बताना है। ऊपर से शुरू करते हैं तो ब्रेन का हिस्सा है तो हम बताएंगे कि मेंटल ग्रोथ रिटार्डेड होता है। ठीक है, थोड़ा सा मेंटल ग्रोथ कम होता है। और हाइट जो है इनका, ओवरऑल हाइट जो है वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि देखिए इनमें हार्मोन्स की कमी होती है, क्योंकि इनका जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं होता, एक ही एक्स होता है। और इनमें कोई पुबर्टी ग्रोथ स्पर्ट भी नहीं पाया जाता, जो कि नॉर्मल लड़कियों में पाया जाता है। यानी कि पुबर्टी आने के समय उनकी हाइट जो है तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन इनका हाइट नहीं बढ़ता है। ठीक है, फिर है वेब्ड नेक। वेब्ड नेक देखिए, इस डायग्राम को आपको ठीक से ड्रॉ करना है। थोड़ा सा आपको इस तरह से इनका नेक दिखाना है चौड़ा। यहाँ पे आप बच्ची का देख सकते हैं, नेक जो है वो काफ़ी चौड़ा है, तो इसको कहते हैं हम लोग वेब्ड नेक। ठीक है, फिर है लो हेयर लाइन। इनके जो बाल होते हैं वो काफ़ी नीचे तक होते हैं। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए इनके बाल। ठीक है, तो ये नीचे तक इनके बाल होते हैं। अब हम देख लेते हैं शील्ड शेप्ड थोरैक्स। शील्ड शेप्ड थोरैक्स मतलब क्या हुआ कि इनका जो चेस्ट होता है वो फ्लैट ना होकर के, साइड प्रोफाइल अगर आप देखिएगा तो फ्लैट ना होकर के ऐसे शील्ड की तरफ बाहर निकला हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं करें, मतलब ब्रेस्ट की बात नहीं करें, पूरा का पूरा चेस्ट जो होता है वो शील्ड की तरफ बाहर निकला रहता है। ठीक है, तो ये एक सिम्टम होता है इनको पहचानने का। फिर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ अरोटा। अरोटा कौन सा आर्टरी होता है? हार्ट में जो मेन आर्टरी होती है, जो हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाती है,
वो इनका जो होता है नैरो होता है, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन होने का मतलब है कि वो नैरो होता है, जिसकी वजह से इनका स्टेमिना कम होता है, इनका ब्लड फ्लो इनके शरीर में कम होता है, ठीक है। फिर आता है शॉर्टेंड मेटाकार्पल फोर। देखिए ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम लगा दिया है कि इनका जो मेटाकार्पल होता है 4 नंबर का, यानी कि ये इस मेटाकार्पल की बात हो रही है, ठीक है, ये 4th नंबर की, ये छोटा होता है नॉर्मल से, इसके कारण इनकी जो ये रिंग फिंगर होती है वो छोटी होती है नॉर्मल से, ठीक है। या इनका जो नकल जब ऐसे मुट्ठी बांधते हैं तो नकल का ये हिस्सा जो है वो अजीब सा धंस जाता है, इन सब के लाइन में नहीं रहता है। तो ये एक पहचान है इनका, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट। इनका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो उतने अच्छे से डेवलप नहीं होता है, क्योंकि इनका हार्मोन्स जो है वो उतने अच्छे से रिलीज नहीं होता है, क्योंकि इनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। फिर इनकी ओवरीज जो हैं वो रूडिमेंट्री होती हैं, इसका मतलब होता है कि ये फर्टाइल नहीं होती हैं, ठीक है। इनकी ओवरीज जो हैं वो फंक्शनल नहीं होते हैं, बस वहाँ पे ओवरी जैसा कुछ पार्ट मौजूद रहता है लेकिन वो फंक्शनल नहीं होता है पूरी तरीके से। इनकी जो फिंगर नेल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और इनको कभी मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है, फर्टाइल नहीं होती है ये, आगे इनका कोई बच्चा नहीं हो सकता है। इनके पैर पे भूरे भूरे दाग होते हैं और जैसा कि आप इस लड़की का पैर देख पा रहे हैं थोड़ा सा स्वेलिंग होता है इनके पैर में, ठीक है। तो स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट आप देख सकते हैं कि पाया जाता है। अब हम इनके जनरल हेल्थ की अगर बात करें तो देखिए इनको स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ मतलब इनकी हड्डी का ढांचा जो है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, कभी गर्दन का विकास ठीक से नहीं होगा, कभी स्पाइन का प्रॉब्लम रहेगा, इस तरह का बहुत सारा। स्कॉलियोसिस भी देखा जाता है इनके अंदर, मतलब स्पाइन जो है वो टेढ़ा मेढ़ा बेंड हो जाना स्कॉलियोसिस कहलाता है। फिर है इनका हार्ट इश्यूज़ रहता है, कॉन्जेनाइटल हार्ट इश्यूज़ और किडनी इश्यूज़, ठीक है। मतलब इनको बहुत तरह की बीमारियां होती है, हाई बीपी की बीमारी होती है, डायबिटीज़ होता है और एक स्पेशल तरह का कान का जो इनका बनावट होता है वो इस तरह का होता है कि इनके बार बार कान में इन्फेक्शन हो जाता है। मिडिल ईयर मतलब ना सबसे अंदर वाला कान ना सबसे बाहर वाला, बीच का जो हिस्सा होता है हमारा एक नैरो पैसेज, उसमें इनको इन्फेक्शन होते रहता है। ये इनके स्पेशल मतलब ईयर के स्ट्रक्चर के कारण होता है, और वो स्पेशल स्ट्रक्चर इसलिए होता है क्योंकि इनका जो क्रोमोसोम है वो इनकम्प्लीट है। फिर हम इस बीमारी की डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसके बारे में लिखेंगे। तो देखिए आपको ये सब ड्रॉ नहीं करना है, ये सब मैंने जो लगाया है ये आपके समझने के लिए लगाया है। आपको सिर्फ अपनी बातें लिख कर आनी है और एक बेसिक डायग्राम जो सिम्टम्स को शो कर रही थी वो आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए सबसे पहला डायग्नोसिस तो सिम्टोमेटिक हो जाएगा कि जो भी हमने ऊपर सिम्टम्स देखे वो बाहर से ही दिख जाएंगे आपको। सेकेंड है एब्सेंस ऑफ बार बॉडी। अभी बार बॉडी क्या होता है, ये होता है इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स। मतलब एक नॉर्मल फीमेल जो होती है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब हर एक सेल में या एक खास जगह पर कोई एक एक्स क्रोमोसोम एक्टिव रहता है और एक जो है वो कंडेंस हो जाता है, वो मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो अपना जेनेटिक लक्षण वहाँ पे नहीं दिखाता है। तो वो जो कंडेंस हो जाता है और मतलब रोल प्ले नहीं करता है उसे हम बार बॉडी कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ एक छोटा सा ब्लैक डॉट दिखेगा आपको, यही बार बॉडी की तरह इसको पहचाना जाता है, ठीक है। मतलब कि ये एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होगा, क्योंकि इस तरह की फीमेल्स में एक ही एक्स होता है तो वो कभी भी डीएक्टिवेट नहीं होगा, दूसरा एक्स तो होता ही नहीं है, अगर होता तो वो बार बॉडी बनता, ठीक है, तो वो कंडेंस होता, तो वो एब्सेंट होता है। फिर है डर्मेटोग्लाइफिक स्टडी, मतलब कि फिंगरप्रिंट्स इनका जो होता है वो नॉर्मल से अलग होता है, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि इनको टर्नर सिंड्रोम है कि नहीं। फिर है प्रीनेटल डायग्नोसिस। देखिए प्रीनेटल डायग्नोसिस मतलब जब बच्चा जो है वो पेट में होता है, ठीक है, पेट में होने पर हम क्या कर सकते हैं, उसके जो फ्लूइड हैं उसकी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्लूइड्स की टेस्टिंग कैसे होती है, 2 तरह से होती है, एक को कहा जाता है एमनियोसेंटेसिस और एक को कहा जाता है कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग। दोनों के डायग्राम्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं आपके समझने के लिए। अभी देखिए यहाँ पर आप बेसिकली समझ सकते हैं कि ये एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज से बाहर लिया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ होता है, बेबी का जो इंटरनल मोस्ट मतलब पैकिंग लेयर होता है उसे हम एमनियन कहते हैं, और उसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है जिसमें बच्चा तैर रहा होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड को अगर हम बाहर लें और उसकी सैम्पलिंग करें तो उससे भी हमें पता चल सकता है कि बच्चे को ये बीमारी है या नहीं है, मतलब टर्नर सिंड्रोम है या नहीं है। अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं, आइए, कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग।
देखिए कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग में कोरियन का सैम्पलिंग लिया जाता है। कोरियन किस पार्ट को कहते हैं? ये जो प्लासेंटा होता है वो जो मदर के वूम्ब से जुड़ा होता है जिस तरह से, उस वाले पोर्शन को, एक डेंस पोर्शन को हम कोरियन कहते हैं। उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम विलाई कहते हैं। ठीक है, तो उस वहाँ से भी ब्लड लेने से पता चलता है, क्योंकि वहाँ भी बच्चे का जो सेल होता है वो मौजूद होता है। ठीक है, डायरेक्ट बच्चे में नीडल घुसा कर नहीं ले सकते हैं, इसलिए फ्लूइड्स का टेस्टिंग किया जाता है। और टेस्टिंग करने के बाद हम बच्चे के सेल का कार्योटाइप एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि 45 क्रोमोसोम तो ठीक है, एक जो है एक्स क्रोमोसोम उसमें कम है। तो इस तरह के सैम्पलिंग से पता चलता है हमें कि कोई जेनेटिक डिजीज़ है, टर्नर सिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, और कुछ वो इस तरह से दिखाएंगे हम उसको डायग्राम में कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐसे करके 22 सेट है और 23वां सेट जो है वो खाली है। ये कार्योटाइप जो बनता है उसमें हमें दिखता है। ठीक है, अब है ट्रीटमेंट। देखिए ज़्यादातर ट्रीटमेंट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हार्मोन इंजेक्शंस दे करके जो हार्मोन्स की कमी हो रही है एक एक्स क्रोमोसोम नहीं रहने की वजह से, वो पूरा किया जाता है। एस्ट्रोजन दिया जाता है, एस्ट्रोजन से ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट होता है, जो कि इनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है। फिर एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है ताकि पुबर्टी आए, पुबर्टी आएगा तो इनका ग्रोथ बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा मतलब हार्मोन थेरेपी किया जाता है। फिर हार्ट और ईयर प्रॉब्लम के लिए सर्जरी होता है, मतलब इनका जो अरोटा है अगर उसमें कुछ ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को कैसे खोला जाए, बड़ा किया जाए, ये सब सर्जरी से पॉसिबल है। बीपी थायराइड तो आजकल मेडिसिन से मतलब कंट्रोल में रह सकती है। तो इस तरह से इनका लाइफ चलता है, बहुत सारा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ता है, फिर भी नॉर्मल लाइफ जी लेते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। फिर एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि सिंस टर्नर सिंड्रोम इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर इट मे नॉट बी कम्प्लीटली क्योर्ड। हम इसे कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते, हालांकि एडवांस ट्रीटमेंट्स की मदद से पेशेंट्स जो है वो नियर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो आई होप इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। 10 मार्क्स में लिखने के लिए इतना कंटेंट काफ़ी है। अगर आप कोई रिसेंट डेवलपमेंट है उसको आप कहीं बीच में ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।